हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज फिर फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये एम्पियर के परपते नियम का सेकेंड अनुप्रयोग है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको तैयार जरूर करें। तो इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, लंबी प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये सेकंड अनुप्रयोग जो हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने एक पढ़ा था अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, वो भी क्या है, अनुप्रयोग है, वो हमने पढ़ लिया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर के उस वीडियो को भी देख लें। ठीक है, तो चलिए हम इसको पढ़ने वाले हैं आज, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो प्रणालिका क्या होती है? प्रणालिका की अगर हम बात करें तो प्रणालिका एक ऐसी युक्ति है, क्या है, एक ऐसी युक्ति है जिस पर कॉपर के वायर यानी कि तार को लपेट करके बनाया जाता है। यानी कि प्रणालिका हम कह सकते हैं एक परख नली की तरह होती है। परख नली देखी तो होगी आपने, परख नली किस प्रकार से होती है, ठीक है नहीं? यानी कि हम कह सकते हैं कि एक बेलनाकार नली होती है, उस बेलनाकार नली पर कॉपर के वायर यानी कि तार को लपेट करके, पास पास तारों को लपेट करके बनाई जाती है। तो ऐसी युक्ति प्रणालिका कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रणालिका कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले इसकी हम परिभाषा लिखेंगे, प्रणालिका क्या है। तो प्रणालिका क्या है? किसी अचालक, कैसी अचालक या अधातु, ठीक है नहीं, किसी अचालक या अधातु या प्लास्टिक की बेलनाकार आकृति पर, बेलनाकार खोखली आकृति पर कॉपर के तार लपेट करके, कॉपर के तार लपेट करके बनाई गई युक्ति को प्रणालिका कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? प्रणालिका, सोलेनॉइड कहा जाता है। मैं इसकी परिभाषा को यहाँ पर लिख देता हूं। तो चलिए, किसी अचालक पदार्थ की बेलनाकार आकृति पर कॉपर के तार पास पास लपेटकर बनाई गई युक्ति प्रणालिका कहलाती है। क्या कहलाती है? प्रणालिका कहलाती है। चलिए इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। डायग्राम किस प्रकार से बनाना है वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आपको एक डायग्राम बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, ये होता है इसका डायग्राम। ये आपको दिखाई दे रहा है कि बेलनाकार आकृति है और इस पर तार को इस प्रकार से लपेट करके बनाया गया है। ठीक है नहीं, इस प्रकार से क्या गया, तारों को लपेट करके बनाया गया है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि आपको दिखाई दे रही है, ये एक प्रणालिका है, परख नली की तरह होती है, बेलनाकार आकृति है, उस पर कॉपर के तारों को हमने लपेट करके इस पे बनाया गया है। जैसे स्प्रिंग होती है ना, उसी प्रकार से है। इस प्रकार से बनाया गया है और दोनों छोर यहाँ पर निकले हुए हैं तार के। तो इस प्रकार से बनी आकृति क्या कहलाती है? प्रणालिका। तो किसी अचालक पदार्थ के बेलनाकार आकृति पर कॉपर की तार पास पास लपेट कर बनाई गई युक्ति प्रणालिका कहलाती है, सोलेनॉइड कहलाती है। ठीक है, ये तो होती है इसकी डेफिनेशन। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर जो हम पढ़ने वाले हैं। प्रणालिका के भीतर, इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र कब उत्पन्न होता है? जब इसको एक किसी धारा देंगे इसके अंदर। अब यहाँ पर जो तार लपेट कर बनाए गए हैं, इसको किसी बैटरी से माध्यम से क्या कर देते हैं, धारा देते हैं। क्या देते हैं? धारा प्रवाहित करते हैं। तो इसमें जब धारा प्रवाहित करते हैं इस प्रकार से, आप देख सकते हैं इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, तो इसमें क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि एक चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो जब चुंबकीय क्षेत्र होगा तो वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसकी ही गणना करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मैं इसको किस प्रकार से बनाता हूं, मैं आपको बताता हूं कि देखो, इसी चित्र को, इसी आकृति को डेरिवेशन करने के लिए, डेरिवेशन करने के लिए हम इसको खोल करके बनाएंगे। यानी कि यहाँ पर वायरों को नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ पर केवल चुंबकीय क्षेत्र लेंगे। क्योंकि इस तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसमें धारा है, तो धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो किस प्रकार से होगा, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो देखना है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार से होगी, इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चलिए मैं इसका, यानी कि इसका एक और, मैं इसका एक और चित्र बनाता हूं। उस डायग्राम से क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेशन करेंगे, इसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र होता है। ठीक है, और किसका प्रयोग करेंगे हम? एम्पियर के परपति नियम का। ठीक है, उसी के प्रयोग से हम इस डेरिवेशन को करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रही है प्रणालिका। इस प्रणालिका को मैंने इस प्रकार से बनाया है, आप देख सकते हैं इस प्रकार से मैंने इस प्रणालिका को बनाया है। ये प्रणालिका आपको दिखाई दे रही है, ये प्रणालिका की जो दीवार है, ठीक है नहीं, और इसके अंदर जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रही है, ये चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। क्या है तुम्हारा? ये चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहा है, डॉट दिखाई दे रहे हैं। इस डॉट का मतलब क्या है? डॉट का मतलब ये है कि यानी कि जो धारा है वो धारा हमारी तरफ आ रही है, यानी कि पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर है, यानी कि ऊपर की ओर ये धारा हमारी तरफ है। तो इसलिए यहाँ पे डॉट है। यहाँ क्रॉस क्यों है? क्योंकि धारा अंदर की तरफ जा रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें,
धारा ऊपर से आ रही है, इसका मतलब ऊपर से जब आ रही है तो इसका तीर वाला निशान दिखाई देगा। अगर यहाँ पर तीर देखेंगे तो ये तीर वाला निशान दिखाई देगा ऊपर बाहर। जब ये तीर अंदर की तरफ जाएगा तो इसका पीछे का तीर का भाग दिखाई देगा, पीछे वाले का, क्योंकि एक तीर का निशान किस प्रकार से होता है, पीछे किस प्रकार से होता है और आगे क्या होता है। तो आगे से अगर तीर को देखेंगे तो डॉट दिखाई देगा, पीछे से देखेंगे तो क्रॉस दिखाई देगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्रॉस लिया है। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर जो धारा है अंदर की तरफ जा रही है और यहाँ पर धारा बाहर की तरफ आ रही है, बस, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ये तो चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन है। अब हम क्या करेंगे, अब इसका डेरिवेशन करते हैं। क्या करना होगा हमें, अगर हम एम्पियर के नियम को इसमें लगाएं तो एम्पियर का नियम एक बंद लूप पर लागू होता है। तो यहाँ पर हमें एक लूप की गणना करनी होगी। तो हमने यहाँ पर एक लूप की गणना कर लिया, आप देख सकते हैं। ये जो आपको लूप दिखाई दे रहा है PQRS, एक बंद लूप हमने माना है चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है नी। तो यहाँ पर आधा परिनालिका में है और आधा परिनालिका से बाहर है, आधा परिनालिका के अंदर है, आधा परिनालिका से बाहर है, ठीक है नी। तो यहाँ पर हमने एक बंद लूप माना है, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या किया है, एक लूप की गणना करी है PQRS। ये PQRS एक लूप है, इस लूप पर हमें एम्पियर का नियम लगाना है, ठीक है। तो और इसमें जो मैंने माना है कि ये लूप जो है इसकी जो लंबाई है वो L है, कितनी है, L है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें एम्पियर का नियम हम लगाएंगे और एम्पियर का नियम क्या कहता है, एम्पियर का नियम कहता है बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र, बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक अल्पांश मान लेंगे। तो मैं एक यहाँ पर अल्पांश ले लेते हैं, ये अल्पांश हमने यहाँ पर ले लिया, ठीक है नी। इस प्रकार से है, ये अल्पांश हमने यहाँ पर लिया है, इस अल्पांश की लंबाई हमने DL मान ली। इस DL वेक्टर कहेंगे इसको, ठीक है नी। इसकी डायरेक्शन ये है और चुंबकीय क्षेत्र भी इसी डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर कोण कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, कितना है, थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट। इसी प्रकार इस पे भी यही होगा, यहाँ पर भी होगा। तो हम संपूर्ण के लिए बात करेंगे तो यहाँ एम्पियर का क्या लगाएंगे, नियम लगाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर करते हैं एम्पियर के नियमानुसार। एम्पियर का नियम PQRS पूरे परिपथ के लिए लगेगा, ये पूरा तुम्हारा बंद लूप है उसके लिए लगेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने डॉट दिखाया है तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि धारा की दिशा कागज तल के लंबवत बाहर की ओर, ये डॉट वाला, और क्रॉस वाला धारा की दिशा कागज तल के लंबवत अंदर की ओर, ठीक है। ये आपको नोट में लिखना है। अब यहाँ एम्पियर के नियमानुसार, एम्पियर का नियम जहाँ पर क्या होता है, एम्पियर का नियम होता है इंटीग्रेशन V वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर म्यू नॉट सिग्मा I। क्योंकि म्यू नॉट से मैंने अभी बताया था कि बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस लूप से गुजरने वाली धारा, उस लूप से गुजरने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है नहीं। यानी कि बंद लूप का चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस लूप से गुजरने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ये एम्पियर का नियम कहता है। तो हम यहाँ पर एम्पियर का नियम कहाँ लगा रहे हैं, PQRS पर लगा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा PQRS के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर हम इसका समाकलन जब करेंगे वो PQRS के लिए करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम PQRS के लिए करेंगे तो इसको हम 4 भागों में तोड़ देंगे। कैसे, P से Q का समाकलन, Q से R का समाकलन, R से S का समाकलन और S से P का समाकलन। इस प्रकार से समाकलन हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इस प्रकार से है, अगर अल्पांश जब यहाँ पर लेंगे तो इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होगी, इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होगी और इस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर आप अल्पांश देख सकते हैं, अल्पांश की डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र थीटा बराबर 0 डिग्री। यहाँ पर अल्पांश लोगे तो ऊपर आएगा, डायरेक्शन चुंबकीय क्षेत्र की ऐसे होगी तो यहाँ पर 90 डिग्री होगा। परंतु ऐसे लोगे तो यहाँ तो कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ जब चुंबकीय क्षेत्र नहीं है तो यहाँ पर 0 होगा चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ की बात करेंगे तो अल्पांश ऐसे है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। चलिए इसको 4 भागों में तोड़ते हैं, उसके बाद इसका जो निकल के आएगा वही क्या होगा, तुम्हारा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। तो चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसे 4 भागों में तोड़ देंगे। तो इंटीग्रेशन सबसे पहले हम करेंगे P से Q B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, ठीक है नी, प्लस अब कहाँ से करेंगे, Q से R। तो इंटीग्रेशन Q से R, ठीक है नी, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस इंटीग्रेशन R से S B वेक्टर डॉट DL वेक्टर प्लस S से P, ठीक है नी। अब हो जाएगा यहाँ पर S से P, तो ये हो जाएगा B वेक्टर डॉट DL वेक्टर बराबर यहाँ पर तुम्हारा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट सिग्मा I। सिग्मा I का मान बाद में निकाल लेंगे हम, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा स्टूडेंट। P से Q जाते हैं तो क्या होता है, P से जब Q जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब P से Q जाते हैं तो DL की डायरेक्शन में चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ पर कोण थीटा बराबर 0 डिग्री, ठीक है नी। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम
डॉट यहाँ से हटाएंगे, सबसे पहले इसका वेक्टर हटाएंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन पी से क्यू, ठीक है नी, बी डी एल कॉस थीटा प्लस ऐसे इसको लिखेंगे क्यू से आर वी डी एल कॉस थीटा प्लस ऐसे इसको लिखा जाएगा आर से एस वी डी एल कॉस थीटा प्लस ऐसे इसको लिखा जाएगा एस से पी बी डी एल कॉस थीटा, ठीक है नी, बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये वाला पी से क्यू के लिए यहाँ पर जो थीटा है वो कितना है 0 डिग्री। अगर इसकी बात करें हम क्यू से आर, तो क्यू से आर के लिए देखिए क्यू से आर 90 डिग्री, क्योंकि इस प्रकार से होगा और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है तो यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ थीटा बराबर होगा 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र 0 है तो यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र को 0 ले लेंगे। और यहाँ पर क्या होगा, ये भी क्या होगा तुम्हारा थीटा बराबर जो होगा 90 डिग्री होगा, क्योंकि एस से पी जाएंगे, आप देख सकते हैं खुद एस से पी जाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस प्रकार से अल्पांश है और इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर कौन कितना बनना है 90 डिग्री का। ये यहाँ पर कौन जब तुम्हारा बनता है तो ये कंडीशन तुम्हारी यहाँ बनती है। तो आप अगर जब 0 डिग्री यहाँ पर रखोगे कॉस थीटा की जगह पर तो क्या हो जाएगा, कॉस 0 का मान होता है 1, क्या होता है 1 होता है, परंतु यहाँ 90 रखोगे तो 0 हो जाएगा, जहाँ 0 रखोगे चुंबकीय क्षेत्र को तो ये वैसे ही 0 हो जाएगा और यहाँ पर ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा केवल ये वाला। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो हम कह सकते हैं कि ये जो है पी और क्यू डी एल कॉस 0 डिग्री, ठीक है नी, इस प्रकार से। और यहाँ पर जो तुम्हारा हो जाएगा ये सब क्या हो जाएंगे, ये सब तुम्हारा 0 हो जाएगा। चलो मैं रख देता हूँ यहाँ पर क्यू से आर वी डी एल कॉस 90 डिग्री प्लस इंटीग्रेशन आर से एस, बी का मान यहाँ पर 0 है, डी एल कॉस 0 डिग्री, ठीक है नी, प्लस यहाँ पर एस से पी और ये वी डी एल कॉस 90 डिग्री और यहाँ पर जो तुम्हारा हो जाएगा वो म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको दिखाई दे रहा है कि ये वाला यहाँ से ये 0 और ये तो पूरा ही 0 और ये वाला भी 0, तो ये सब 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, ये बचेगा इंटीग्रेशन पी क्यू, ठीक है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन पी क्यू और यहाँ बचेगा डी एल केवल, ठीक है नहीं, बराबर बचेगा यहाँ पर तुम्हारा ये म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है, इतना बचेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब देखो जब ये इतना बचेगा, अब हमें पता है कि बी को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, बी कांस्टेंट है बाहर निकालेंगे क्योंकि इसका समाकलन नहीं होगा, तो इसको यहाँ से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन से बाहर निकालेंगे तो पी और क्यू और ये डी एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ तक हो गया। इसके बाद डी एल क्या है, डी एल लंबाई है, वो किसकी लंबाई है आप देख सकते हैं, जैसे ये है डी एल हमने अल्पांश लिया है और इसकी पूरी लंबाई एल है, तो अगर पी का क्यू का करेंगे समाकलन तो डी एल का समाकलन जो होगा वो एल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा v इंटू एल बराबर म्यू नॉट सिग्मा आई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब क्या निकालना है, अब सिग्मा आई का मान निकालना है कि सिग्मा आई कितना होगा। ठीक है, तो सिग्मा आई किस प्रकार से निकल के आएगा वो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो ये प्रणालिका है, प्रणालिका की प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या मान लेते हैं स्मॉल एन, कितनी मान लेते हैं स्मॉल एन, और यहाँ पर कितनी लंबाई है हमने ली है पी क्यू से एल, तो एल लंबाई में कितने फेरे हो जाएंगे एन इंटू एल, ठीक है नी, एक फेरे में संख्या कितनी धारा का है आई, तो एन एल में कितनी हो जाएगी एन एल आई, ठीक है नी। तो चलिए वही हम यहाँ पे करते हैं, तो चलिए माना परिनालिका 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 की प्रति लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या स्मॉल एन है, ठीक है नी, कितनी है स्मॉल एन, फेरों की संख्या होगी स्मॉल एन। तो हम यहाँ पर अगर बात करें एल लंबाई में, एल लंबाई में फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, फेरों की संख्या वो हो जाएगी एन एल, क्या हो जाएगी एन एल हो जाएगी। प्रत्येक फेरे में धारा कितनी है, प्रत्येक फेरे में धारा आई, तो एन एल में, तो एन एल फेरों में धारा कितनी हो जाएगी, फेरों में धारा
फेरों में धारा जो हो जाएगी वो हो जाएगी NLI। ठीक है स्टूडेंट, तो NLI हो जाएगी। तो इसमें सिग्मा आई जो हो गया तुम्हारा वो कितना हो गया, NLI, ये हो गया। अब यहाँ पर हम सिग्मा की जगह पर रख देंगे ये मान, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा V इंटू एल बराबर म्यू नॉट NLI। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। इस L से ये L कट जाएगा तो B बराबर निकल के आएगा म्यू नॉट NI। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर तुम्हारा निकल के आता है इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र जो परिनालिका के अंदर होता है वो निकल के आता है V बराबर म्यू नॉट NI। ठीक है स्टूडेंट, और ये तुम्हारा यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, और यदि हम मान लेते हैं कि जो प्रणालिका है उसकी लंबाई कितनी है, L है, और L लंबाई में मान लिया जाता है, मान लेते हैं कि संपूर्ण प्रणालिका की बात करते हैं, तो L लंबाई में मान लेते हैं कि फिर संख्या है N, तो एकांक में कितने होंगे, एकांक में हो जाएगा तुम्हारा N/L। ठीक है नहीं, तो एकांक को कहते हैं N बराबर N/L। तो इसको जब यहाँ पर रखा जाएगा तो ये क्या निकल के आएगा, B बराबर म्यू नॉट NI/L। ठीक है स्टूडेंट, तो एक फॉर्मूला यहाँ पर ये बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, V बराबर म्यू नॉट NI। ये म्यू नॉट होता है, H नहीं होता है स्टूडेंट। ठीक है, म्यू नॉट NI होता है। ठीक है, इस प्रकार से तुम्हारा क्या होता है, ये डेरिवेशन संपन्न होता है। इसमें म्यू नॉट जो है चुंबकीयशीलता निर्वात की, N फेरों की संख्या, प्रत्येकांक लंबाई में फेरों की संख्या, I धारा है। ठीक है नहीं, ये प्रणालिका के अंदर संपूर्ण फेरों की संख्या, और L लंबाई है प्रणालिका की, ये जो मैंने अभी बताया क्या होता है। तो इस प्रकार से इस डेरिवेशन को किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।